गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। बेटा ये जो यात्रा है एवरेस्ट सबको पता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी से एवरेस्ट कहते हैं। मेरी शिखर यात्रा यानी कि उस चोटी पर चढ़ने की यात्रा। तो ये जो यात्रा वृत्तांत है ये बछेंद्री पाल द्वारा रचित है, यानी कि एक तरह से इसकी जो लेखिका है इस पाठ की, इस यात्रा वृत्तांत की बछेंद्री पाल जी हैं। बछेंद्री पाल कौन थी ये सब शायद सबको पता होगा। भारत की पहली भारतीय महिला पर्वतारोही थी, यानी कि इस एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली वो पहली भारतीय महिला थी। तो इनका जो जन्म है बेटा 24 मई को 1954 को हुआ था। 24 मई 1954 में हुआ था। इनकी माता का नाम था हंसादेई नेगी और पिता का नाम किशन सिंह पाल था। ये इनके पिता जो बड़े गरीब थे, तो इनको पढ़ाने के लिए उनके पास पैसा भी नहीं था। तो बछेंद्री पाल खुद सिलाई कढ़ाई करके अपनी पढ़ाई का खर्चा पूरा करते थे और उसके बाद उन्होंने संस्कृत में MA और फिर B.Ed की परीक्षा पास की, यानी कि उन्होंने खुद मेहनत करके पढ़ाई की थी। तो बेटा इसमें क्या दिखाया गया कि जो बछेंद्री पाल जी हैं अपने बचपन से ही बड़ी ही मेहनती थी और जो काम वो करना चाहती थी वो कर लेती थी, यानी कि अपनी मेहनत के बल पर वो अब सफलता हासिल कर लेती थी। तो यहाँ पर बछेंद्री पाल ने अपने जो एवरेस्ट पर जब वो चढ़ी थी तो उस समय के यात्रा के समय उसके साथ क्या क्या घटित हुआ, किस समय पर वो यात्रा उन्होंने शुरू की, किस किस के साथ उन्होंने चढ़ाई की, उसके बाद उस यात्रा के दौरान उसे क्या क्या कठिनाइयां उसके सामने आई और लास्ट में वो किस तारीख को वहां पर पहुंची, वहां पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, वो सब बातें उन्होंने अपने इस यात्रा वृत्तांत में हमें बताया है। साथ ही उन्होंने इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से हमें यह संदेश देने की कोशिश की है या संदेश दिया है कि अगर हमारे मन में धैर्य है और हिम्मत और लगन से हम हर कठिनाई से लड़ सकते हैं, हर मुसीबत को हम हरा सकते हैं। अर्थात हमें जीवन में आने वाली बाधाओं से, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए। तो बेटा अब यहाँ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं पाठ। इसमें बेटा जो आपका फर्स्ट पेज है, सबसे पहले बेटा इस पाठ को पढ़ने से पहले आपको इसके शब्दार्थ याद करने हैं। सभी शब्दार्थ आपको इसके याद होने चाहिए। साथ ही मैं आपको सिर्फ पूरी लाइन वाइज आपको नहीं बता रही हूँ, मैं आपको इसको शॉर्ट समरी, जो इस पेज वाइज मैं इसकी शॉर्ट समरी आपको बता रही हूँ। लेकिन ज्यादातर जब आप इस लेसन को सिर्फ पढ़ लोगे, पढ़ने मात्र से आपको ये सब समझ आ जाएगा। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपको जो शॉर्ट समरी बता रही हूँ उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बेटा फर्स्ट है आपका, ये फर्स्ट पेज में क्या दिया गया है कि जो बछेंद्री पाल जी हैं और इसके साथ अभियान दल मतलब इस अभियान में जो एवरेस्ट पर चढ़ने का जो अभियान उन्होंने स्टार्ट किया, इसमें वो अकेली नहीं चढ़ी थी कि बस वो पहाड़ों पर अकेली चली, ना इन्होंने कुछ अपने लिए सामान लिया। क्या पहाड़ पे ऐसे ही थोड़ी ना चढ़ा जाता है, उसके लिए उसके बहुत सारे सहायक लोग भी थे। उससे पहले पहाड़ी पर चढ़ने से पहले उन्होंने ये भी देखा कि भाई उसमें क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, उनका सामना कैसे किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने जो भी वस्तुएं उसको जरूरत महसूस हुई वो चीजें वो साथ में लेकर चली। साथ ही अन्य व्यक्ति भी उसके साथ, इसके अभियान दल के सदस्य, ऐसा सब हुआ था। तो इसमें क्या है कि जो अभियान दल था वो 7 मार्च से दिल्ली से काठमांडू हवाई जहाज से गया। उससे पहले ही काठमांडू गए, उससे पहले ही अग्रिम दल मतलब पहले गया, अग्रिम मतलब आगे, दल मतलब एक और दल, यानी कि बेटा उस जगह का मुआयना करने के लिए कि किस पहाड़ी के किस तरफ से हमें चढ़ना है, कैसे चढ़ना है और पहाड़ी पर आगे किस तरह से बढ़ना है, रस्सी कहाँ जोड़नी है, रस्सी को फेंक करके कहाँ अटैच करके इसको पकड़ के चढ़ना है, कहाँ रास्ता बनाना है, बर्फ जो गिरती है उस बर्फ को तोड़ के कैसे चढ़ना है। इस तरह से उस चीज को देखने के लिए एक दल पहले से ही वहां पर गया हुआ था बेस कैंप में। तो दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके, यानी कि हिमपात का रास्ता, यानी कि पहाड़ी पर बर्फ गिर रही थी, हिमपात मतलब बर्फ का गिरना, तो वहां पर बर्फ गिरी हुई थी। तो उस रास्ते को साफ करने के लिए एक दल पहले ही वहां पर
गया हुआ था। नमचे बाजार शेर पोलैंड का एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यहाँ के लगभग सारे शेरपा मतलब वहाँ के क्या होता है बेटा, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ से हम अवगत होते हैं। मान लो कोई रोहतक में रहता है तो रोहतक में कौन सी चीज कहाँ फेमस है, कौन सी चीज खाने में अच्छी है, कहाँ पर ये वस्तु है, सबको मतलब ये वस्तु कहाँ मिल सकती है, वहाँ के रहने वाले लोगों को ही पता होता है ना। या जो अगर गांव, जिसका गांव है उसको अपने गांव के बारे में पता होता है। तो उसी तरह से जो शेरपा थे वो भी उसी पहाड़ी के आसपास रहने वाले आसपास के गांव के रहने वाले थे। और यही लोग यानी कि एक तरह से दल के लोगों के साथ वो चले थे कि भाई उनको पता था कि वो रास्ता कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। बर्फ जम गई है तो पहाड़ी कहाँ पर गहराई है, बर्फ बेटा क्या होता है, बर्फ पिघलने के बाद उसमें दरारें पड़ जाती हैं, फिर वो उसमें फिसलन भी होती है, साथ ही उसमें वो धंस भी सकती है, नीचे दब भी सकती है, तो हम पहाड़ी से गिर सकते हैं। तो ये सब जायजा उनको पहले से वो ले रखा होता है। यानी वो शेरपा वो लोग होते हैं जो एक तरह से क्या होते हैं, जो गाइड होते हैं कि कोई घुमाने के लिए लेके जाता है तो बताता है कि ऐसे ऐसे यहाँ ये चीज देखने लायक है। ऐसे ही वहाँ पे जो लोग थे जो उनका एक तरह से उन्हें बता रहे थे कि हमें कैसे जाना है, कहाँ जाना है, किस तरह से हमें चढ़ाई करनी, वो शेरपा वहीं के लोग थे। तो उनको उन्होंने यहाँ पर शेरपा बोला है। वो आसपास के गांव के ही लोग थे। तो यहाँ नमचे बाजार, यहाँ से सर्वप्रथम उन्होंने एवरेस्ट को निहारा मतलब देखा। बचेंद्री पाल ने सबसे पहले यहीं से नमचे बाजार से ही उस एवरेस्ट शिखर को देखा था, जिसे नेपाली लोग सागर माथा कहते थे। किसको कहते थे? यहाँ पर नमचे बाजार को नहीं कहते थे, वहाँ पर जो सागर माथा नेपाली लोग एवरेस्ट की चोटी को कहते थे। तो ये बचेंद्री पाल को बहुत अच्छा लगा। तो एवरेस्ट की तरफ जब वो देख रही थी तो उसे भारी बर्फ का बड़ा सा फूल दिखाई दिया। यानी क्या होता है बेटा, जिस तरह फूल दिखाई देना यानी बर्फ गिरना। एक तो बर्फ गिर रही थी, साथ ही वहाँ तेज हवाएं चल रही थी। तेज हवाएं चलना और बर्फ का गिरना, उसके साथ ही जो बर्फ हल्की होती है और जो बर्फ कई बार टूट जाती है, यानी कि क्या होता है, आप भी देखते हो फ्रिज में जब बहुत सारी बर्फ आती है तो पहले ज्यादा ही हार्ड होती है, उसके बाद वो फिर वो उसमें पतली पतली परतें होने लगती है। तो ऐसे ही जब अगर हवा तेज लगती है तो वो एक तरह से उड़ने लग जाती है। तो उस चोटी पर हवा तेज चल रही थी, बर्फ गिर रही थी, तो ऐसा लग रहा था मान लो कि बर्फ सफेद रंग की हो गई, तो ऐसे लग रहा था कि कोई सफेद पताका यानी झंडा लहरा रहा हो, ऐसा लग रहा था। और ये जो इतना लंबा था कि 10 किलोमीटर, ऐसा लग रहा था कि 10 किलोमीटर तक है। ठीक है बेटा। अब जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, पेरिस बेटा एक जगह का नाम है। हमें हिम संकलन के कारण एक शेरपा को यानी कि जब 26 मार्च को ये पेरिस पहुंचे तो वहां पर उन्हें खबर मिली कि बर्फ के कारण, हिम संकलन मतलब बर्फ के टूटकर गिरने के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई। ये समाचार सुनकर सब अभियान दल के लोगों को बड़ा ही दुख हुआ। ठीक है बेटा। अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लाहौत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जब ये शेरपा वहाँ पर चढ़ रहा था तो एक जो बर्फ हिम संकलन जो हो रहा था, वो हिम संकलन मतलब बर्फ का टूटना, वो वहां से जा रहा था और उसमें पैर धसने के कारण यानी कि एक तरह से बर्फ के टूटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पेज। यहाँ पर एक शेरपा कुली के मरने के कारण जो अभियान दल के सभी सदस्य थे बड़े ही उदास हो गए। इस पर जो उनके नेता थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने बताया कि एवरेस्ट जैसे अभियान पर जाते वक्त ऐसे ऐसे खतरों से जूझना ही पड़ता है, उससे हमें मृत्यु का भी सामना करना पड़ सकता है। और फिर उपनेता प्रेमचंद ने कहा कि उसके दल ने कैंप 1 यानी कि जो कैंप 1 जो था वो 6000 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। तो कह रहे हैं 6000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जहां हमने अपना पहला कैंप लगाना है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया। यानी कि अग्रिम दल का नेता था, यानी कि जो दल पहले गया था, जो पहाड़ी पर कैसे चढ़ना है, रास्ता कैसे बनाना है, वो चीजें देखने के लिए गया था। तो उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने पुल बना करके, रस्सियां बांध करके, झाड़ियों के रास्तों को निशान दे करके, यहाँ तक कि सभी मुश्किलों का अनुमान लेकर आया है। यानी कि हर तरह की वो मुसीबतों के बारे में, वहाँ की कि कौन कौन सी कठिनाइयां सामने आनी है, उनके बारे में वो उनको अवगत कराता है। आगे ग्लेशियर, बर्फ की नदी तथा हिमपात के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।
बेस कैंप में पहुंचने से पहले जलवायु प्रतिकूल होने के कारण एक रसोई सहायक की मौत हो चुकी थी। बेस कैंप पहुंचने से पहले एवरेस्ट पर्वत की अन्य श्रेणियों को देखा, यानी कि बेस कैंप पहुंचने पर जब इसने बछेंद्री पाल ने अन्य श्रेणियों को, अन्य पहाड़ियों को देखा, तो जिसमें से एवरेस्ट, लाओत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से गिरी, यानी कि ये जो पहाड़ियों के नाम है एवरेस्ट, लाओत्से और नुत्से, इनकी ऊंचाइयों को देख करके जो बछेंद्री पाल है बड़ी ही हक्की बक्की रह गई, क्योंकि उन्होंने जो पहले इस एवरेस्ट को उसने पहले भी 2 बार देखा था, लेकिन वहां पर वो उनको दूर से देखा था। तो लेकिन यहाँ पर उन्होंने बेस कैंप के पास से, वहां से उन्होंने पास से देखा, तो वो बड़ी ही हैरान रह गई। साथ ही हिमपात का होना अपने आप में एक प्रकार से बर्फ के टुकड़ों को अव्यवस्थित ढंग से गिरना था। यानी कि हिमपात क्या होता है बेटा, एक तो कोई चीज सीरीज में आराम से यानी इक्वल वे में पड़ती हो, यानी कि कहीं यानी हर जगह जितनी समान रूप से जैसे बारिश होती है, लेकिन यहाँ हिमपात का बताया गया कि एक तरह से बर्फ के टुकड़ों का अव्यवस्थित मतलब कहीं बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा गिर जाना, कहीं छोटा गिर जाना, तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ ज्यादा गिरेगा कहाँ कम गिरेगा। इन टुकड़ों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात कहलाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज। पहले दिन तो बेटा उपनेता प्रेमचंद ने बताया था। अब दूसरे दिन डॉक्टर मीनू मेहता ने एल्यूमिनियम की सीढ़ियों का उपयोग, बर्फ की टेढ़ी मेढ़ी दीवारों पर रस्सियों का बांधना और उनके आगे जाने वाले दल के तकनीकी कार्यों के विषय में पूरी जानकारी दी, यानी कि किस तरह से चढ़ना है। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक का सामान लेकर चढ़ाई करने के अभ्यास के लिए निश्चित कर लिया कि वे तीसरे दिन तो हम हिमपात में कैसे चढ़ना, अपना सामान लेके कैसे चढ़ना है, ये प्रैक्टिस की उन्होंने। लेखिका के साथ साथ रीता गोबू भी थी। लेखिका यहाँ पर यानी बछेंद्री पाल के लिए ही इनका प्रयोग किया गया। उनके साथ रीता गोबू भी थी। वे वॉकी टॉकी के द्वारा अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप को दे रहे थे। बेस कैंप क्या होता है, मेन रूप से इनका हेड क्वार्टर जहाँ पर बैठ करके वहाँ की पूरे जो लोग वहाँ पर उनके साथ अभियान में लोग चलते हैं, उनकी सारी जानकारी उनके पास होती है। इन अभियान दल वालों को कोई समस्या आती है तो उससे वो उस बेस कैंप को अवगत करवाते हैं। इस तरह से वो बेस कैंप से वॉकी टॉकी बेटा सबको पता है कि भाई जैसे जो पुलिस के जो लोग हैं वो जब गाड़ी में जाते हैं तो अपने साथ रखते हैं, कोडलेस जैसा होता है वायरलेस, और उससे ऊपर एंटीना सा निकालते हैं और उससे वो बात करते हैं। एक फोन होता है एक तरह से बात करने के लिए। कर्नल खुल्लर कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल उन 2 महिलाओं की सूचना पाकर अति प्रसन्न हुए, यानी कि उसको देख करके कि 2 महिलाएं वहां पहुंच गई, वो बड़े ही खुश हुए। लेखिका जो बछेंद्री पाल कहती हैं कि अमरुस दोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा ने साउथ कोल पहुंचकर 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर कैंप 4 लगाया। यानी चौथा कैंप कहाँ पर लगा, 2900 मीटर पर। तेंजिंग अपनी छोटी पुत्री डेकी के साथ लेखिका के पास अप्रैल में बेस कैंप में आए। उन्होंने दल के प्रत्येक सदस्य और शेरपा कुली से वार्तालाप करने को जरूरी समझा, यानी कि उन्होंने वहां पर जो भी अभियान दल के लोग में आए हुए थे लोग, उन सब से बात करना, यहाँ तक कि कुली और जो लोग अपने अभियान में चल रहे थे उनसे भी बात करना उन्हें जरूरी समझा। लेखिका की बारी जब आई तो लेखिका ने कहा कि मैं तो नो सीखिया हूँ, यानी कि मैंने कुछ सीखा ही नहीं, मैं तो नो सीखिया मतलब नया सीखने वाला। तो इस पर जो है ये जो है कौन से थे, डेकी जी बोले कि तुम तो पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, यानी कि बहुत अच्छे से तुम पर्वत पर चढ़ रही हो। सन 1984 की 15-16 मई को वह लाओत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप में 3 थी, यानी कि रात में कैंप में उन्होंने तंबू लगा रखा था, उसमें 3 थी। लेखिका के तंबू में 100 व्यक्ति तथा लोपसांग व तसरिंग भी मौजूद थे। कुछ व्यक्ति दूसरे तंबुओं में थे। ओके बेटा, नेक्स्ट पेज। इस पेज पे बताया गया है बेटा कि कुछ व्यक्ति दूसरे तंबुओं में थे। जब वह गहरी नींद में सो रही थी, यानी बछेंद्री पाल जी जो गहरी नींद में सो रही थी, तब अचानक रात्रि में किसी एक कठोर चीज के टकराने से उसकी नींद खुल गई। उस समय उसे लगा कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज उसके शरीर पर से कुचलती हुई चल रही है, जिससे उसे सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ का पिंड का वर्णन करते हुए लिखा है कि बर्फ के टुकड़ों
तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालतम पुंज ने नीचे की तरफ आते हुए उसके कैंप को नष्ट कर दिया, यानी कि बर्फ का बड़ा भारी सा टुकड़ा उनके कैंप के ऊपर गिर गया, लेकिन कोई जान की हानि नहीं हुई। उन्हें बड़ी मुश्किल से बर्फ रूपी कब्र से बाहर निकाला गया, यानी जो बर्फ इनके तंबू के ऊपर जो गिरी तो एक तरह से उनकी कब्र बन जाती, लेकिन लोगों ने उसको, उसके जो शेरपा कुली थे उन्होंने उसको सुए से, यानी बर्फ तोड़ने वाले सुए से बर्फ को तोड़ा और उसे बचाया था। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। इसमें लेखिका ये भी कहती हैं कि 16 मई की सुबह 8 बजे सभी कैंप 2 पर आ गए। वहां पहुंचकर अभियान के नेता जो खुल्लर ने टूटी हुई हड्डी वाले शेरपा की प्रशंसा की। जब खुल्लर ने लेखिका से वापस जाने के विषय में पूछा तो उसे नहीं कह दिया, यानी कि एक तरह से यहाँ पर बेटा जो है बछेंद्री पाल यानी जो खुल्लर जी हैं उनको लगा कि कहीं बछेंद्री पाल डर तो नहीं गई है, उनसे पूछा कि वो वापस जाना चाहेंगे, लेकिन लेखिका ने यानी बछेंद्री पाल ने मना कर दिया। अब नेक्स्ट पेज, इसमें बेटा क्या बताया गया है, जब बछेंद्री पाल साउथ कोल कैंप पहुंची तो उससे अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी आरंभ कर दी। उसने भोजन, कुकिंग गैस और ऑक्सीजन में कुछ सिलेंडर एकत्रित कर लिए। लेखिका कि अगले दिन के साथी, इसके साथी कौन कौन थे, कि जय और मीनू, यानी 3 व्यक्ति ये थे जो उसके साथ जाने वाले थे। बहुत पीछे चल रहे थे क्योंकि उनके पास भारी बोझ था और ऑक्सीजन भी नहीं थी। जो ही जूस व गर्म चाय लेने के लिए बर्फीली हवा में तथा मैं अपने तंबू से बाहर निकली, त्यों ही उसने मीनू को देखा, यानी कि एक तरह से वो पहले चढ़ गई थी तो उसने सोचा कि वो अपने दोस्तों को भी ले आए। उसके लिए उन्होंने जूस बनाया, गर्म चाय बनाई, उसको थर्मस में भर करके वो उनको लेने के लिए नीचे वापस जा रही थी। तभी उसने देखा कि मीनू आ गया है। मीनू को देखा, थोड़ा आगे चलकर उसकी की तथा जैसे भी मुलाकात हुई। की ने कहा, तुम इतना बड़ा जोखिम क्यों लिए तुमने? तो उसने जवाब दिया कि वह भी पर्वतारोही है। पर्वतारोही कौन होता है बेटा? पर्वतों पर चढ़ने वाले, और उसका कर्तव्य बनता है कि वह अपने साथियों की मदद करे। उसके पश्चात वे सभी साउथ कोल पहुंच गए, जो पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से विख्यात है, यानी कि जो साउथ कोल है वो पृथ्वी पर सबसे कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन प्रातः उठकर और कुछ बिस्किट व चॉकलेट का हल्का सा नाश्ता करके वह अपने तंबू से बाहर निकल आए। इस पेज पर बेटा यही बताया गया है, बाकी आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट पेज। बेटा इसमें क्या बताया गया है कि जो उसके साथ चलने वाले यानी बछेंद्री पाल के साथ चलने वाले जो थे अंगदौर जी, बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उसने साउथ कोल पर वापस आ जाना था या अपनी कोशिश को छोड़ देना था। अगले दिन प्रातःकाल जब अंगदौर जी और लेखिका साउथ कोल से बाहर निकले तो हवा चलने के कारण ठंड बहुत थी। उसकी परवाह न करते हुए वे दोनों बिना रस्सी के ऊपर की तरफ चढ़ते गए और उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। आगे चलकर बर्फ की चट्टानें इतनी कठोर व भुरभुरी थी जैसे कि शीशे की चादरें बिछी हुई हों। फिर दोनों ने मिलकर फावड़े से बर्फ को काटा और उन खतरनाक स्थानों पर एक एक कदम सोचकर रखने लगे। लगभग 2 घंटे में ही वे शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौर जी ने, जो लेखिका के साथ चल रहे थे, पीछे मुड़कर उनसे पूछा, क्या वे थक गई हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। यह सुनकर वो बड़े ही खुश हुए और आश्चर्य भी, और कहा कि हम इसी चाल से अगर चलते रहे तो हम दोपहर 1 बजे तक शिखर पर पहुंच जाएंगे। ओके बेटा, इसमें यही है। अब पेज को ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट पेज। इसमें क्या बताया गया बेटा, लेखिका और जो आपके कौन थे, अंगदौर जी, ये ऊपर चढ़ चुके थे, लेकिन जो लहाटू उनके साथ था वो अभी पीछे था। तो जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो लहाटू भी उनके पीछे पीछे आ रहा था, उनके पास ही पहुंच गया था। लहाटू के द्वारा लाई हुई नायलॉन की रस्सी ने अंगदौर जी व लेखिका ने चढ़ाई की, यानी इसको पकड़ के उन दोनों की सहायता करता हुआ वह लहाटू भी ऊपर चढ़ रहा था। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने से लेखिका को, यानी कि जो लेखिका है वो कम ऑक्सीजन लेकर के चढ़ रही थी। कम ऑक्सीजन से, यानी कि जब ऑक्सीजन हमें प्रॉपर नहीं मिलती तो हमें सांस चढ़ जाते, सांस चढ़ने के कारण थकावट होती है। तो जब अंगदौर जी ने देखा कि उसकी जो है वो कम ऑक्सीजन ले रही है तो उसने उस रेगुलेटर से उसकी ऑक्सीजन बढ़ा दी। जब ऑक्सीजन उसे अच्छे से मिलने लगी तो जो है बछेंद्री पाल में और ज्यादा उत्साह भर गया, जोश से वो आगे बढ़ने लगी और कठिनाई जो थी, जो ऊपर चढ़ने में जो उसे कठिनाई महसूस हो रही थी, वो उसे आसान लगने लगी। अब
यात्रा का वर्णन फिर करती हुई लेखिका कहती है कि दक्षिण शिखर के ऊपर चढ़ते हुए उन्होंने अनेक खतरों का सामना किया। अब उन्हें लग रहा था कि वह सफलता के बहुत करीब है। खतरों से जूझते हुए 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर वह एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। इस चोटी पर पहुंचने वाली वह प्रथम भारतीय महिला थी, यानी कि यहाँ पर 23 मई 1984 को वो एवरेस्ट शिखर पर पहुंच गई थी और वो भारत की पहली महिला थी जो एवरेस्ट शिखर पर पहुंची थी। नेक्स्ट पेज बेटा। हाँ बेटा, इसमें बछेंद्री पाल क्या बताती हैं कि जब वो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गई तो जो चोटी थी, एवरेस्ट की जो चोटी थी, वो इतनी शंकु आकार की, शंकु बेटा एक जिस तरह से तेल डालने वाली कीप होती है ना, कि नीचे से पतली होती है ऊपर से चौड़ी होती है, तब उसमें तेल डालते ताकि आराम से हम उसको बॉटल में डाल सकें। तो इस तरह से जो उसकी एवरेस्ट की जो चोटी थी वो कीप की तली की तरह थी। एक तरह से स्पेस इतना नहीं था कि वहाँ 2 व्यक्ति भी खड़े रह सकें। फिर रंगदौर जी ने और बछेंद्री पाल ने पहले वहाँ पर बर्फ को काटा, को तोड़ा, उसके बाद उन्होंने खड़े रहने के लिए स्पेस बनाया। ठीक है बेटा, तब वो वहाँ पर सुरक्षित रूप से खड़े हुए। तब बछेंद्री पाल ने पहले माथा लगाया, उसमें बर्फ पर माथा टेका और सागर माथा का ताज का चुंबन लिया, यानी कि उस जगह को उसने चूमा। वह अपनी सफलता पर बहुत प्रसन्न हुई और वहीं बैठकर छोटी सी पूजा अर्चना की। इस समय उन्होंने अपने माँ बाप को याद किया। यहाँ पर हम कह सकते हैं बेटा कि बछेंद्री पाल ने सबसे पहले एवरेस्ट शिखर पर पहुंचकर क्या किया, उसने उस सागर माथा को चूमा, फिर अपने माँ बाप को याद किया और साथ ही उन्होंने रंगदौर जी के प्रति भी एक तरह से आदर सम्मान प्रकट किया, क्योंकि उसी के प्रोत्साहन से वो इस मुकाम पर पहुंची थी। लेखिका की सफलता को देखकर वे भी बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय पश्चात सोनम पुलजर भी वहां पहुंचे और उन्होंने लेखिका के फोटो लेने आरंभ किए। उसकी सफलता पर कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए कहा कि वह लेखिका की इस अनूठी उपलब्धि के लिए उसके माता पिता को बधाई देना चाहते हैं। इस प्रकार बछेंद्री पाल इस पाठ के माध्यम से हमें बेटा सिर्फ यही शिक्षा देना चाहती हैं कि अगर हमारे अंदर धैर्य है तो हम हिम्मत और कठिनाई से हर समस्या से लड़ सकते हैं, और अगर हम समस्याओं से लड़ते हैं तो ही हमें सफलता मिलती है। ठीक है बेटा, आशा है आपको समझ आ गया होगा। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको पहले भेज चुकी हूँ। इसके सभी क्वेश्चन आंसर आप ध्यान से याद करेंगे। अगर आप लेसन को ध्यान से पढ़ लेते हो तो बेटा क्वेश्चन आंसर आराम से हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन एक बार पढ़ने से समझ नहीं आ रहा, बेटा उसको 2 बार 3 बार पढ़ो। बेटा थोड़ा थोड़ा तो करके याद करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको सिर्फ 2-2 प्रश्न याद करने के लिए बोल रही हूँ, तो आशा है आप लोग करोगे। ठीक है बेटा, ओके, धन्यवाद।